जय श्री कृष्णा साथियों, गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना का टाइम चल रहा है। कई बार परेशानी हमें भी देखने को मिल रही है। कहीं सरकारी कार्य में अधिकारी नहीं मिलते तो कई बार इंटरनेट की समस्या और कई बार सरकार की गाइडलाइन। और इस बीच गीता धाम की जो ऑनलाइन क्लास है वो पिछले 4 महीनों से अनवरत चल रही है। कुछ छोटे छोटे टॉपिकों के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं और एक यही कोशिश होती है कि आप किसी भी तरीके से अपने पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख सकें। हमारा प्रमुख प्रयास यही है कि आपका जो अध्ययन है वो जारी रहे और आप पढ़ाई से जुड़े रहें। कोरोना का जो इफेक्ट है वो हम सब अपने आसपास आराम से देख रहे हैं। एक समय था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबारों के माध्यम से देखा था, लेकिन अभी एक जो समय चल रहा है, जो हमारे आंखों के सामने हम कोरोना के संबंधित पेशेंट को देखते हैं, उनके वापस रिकवरी को भी देखते हैं। लेकिन जब कोरोना हो जाता है तो उस समय कौन कौन सी मानसिक शारीरिक परेशानी आती है उनको भी हम उनके माध्यम से अनुभव करते हैं। तो साथियों, अभी जो सर्दी और सर्दी के साथ कोरोना का जो समय है वो एक पिक टाइम है, मतलब एक ऐसा संक्रमणकालीन समय है जहाँ कोई भी व्यक्ति हल्की सी लापरवाही से भी शिकार हो सकता है। जितना हो सके बिना काम घर से बाहर नहीं निकले। और सबसे बड़ी सावधानी है अपने घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी हो, नाना नानी हो या मम्मी पापा जो थोड़े उम्र में आ गए हैं वो हो, और इनके अलावा जो छोटे बच्चे जो 10 साल से कम अवस्था के बच्चे हैं जो अपनी देखभाल नहीं रख पा सकते, जो इतने अवेयर नहीं है कि ऐसे रोगों से कैसे लड़ा जा सके जिसकी जानकारी नहीं हो, उन कैटेगरी के लोगों को घर पर और उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। आप सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। काफी सारी संक्रमित बीमारियों के बारे में, छुआछूत की बीमारियों के बारे में और कई सारे स्वास्थ्य संबंधी विटामिन खनिज संबंधी बीमारियों के बारे में पढ़ता है। हल्की हल्की जानकारी दी है आपको। अब एक एजुकेटेड व्यक्ति के रूप में, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल के रूप में, आप सबका एक दायित्व बनता है कि सरकार के प्रयासों को धरातल तक पहुंचाने में आप क्या मदद कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास गली मोहल्ले के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपने हम उम्र के यार दोस्तों को जागरूक कर सकते हैं, उनको ये संदेश दे सकते हैं बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलें। उनको बांधने के लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि मेरे घर पर आओ तो मास्क लगा कर आओ, या मैं किसी मार्केट में आपसे मिलूंगा तो मास्क लगा के ही बात करूंगा, या किसी शादी समारोह में जा रहा हूँ अति आवश्यक नहीं है तो मत जाओ, वहाँ के परिवार में ही है तो वहाँ खुद जाओ, सबसे पहले मास्क लगा कर। वहाँ जो भी आपसे बड़ा बुजुर्ग भी है बिना मास्क है उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हुए, अंकल जी आप मास्क लगाइए, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है, हम सब की सुरक्षा जरूरी है। इस हंसते खेलते परिवार के लिए मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने आप को एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में समाज के बीच प्रदर्शित करने का एक सुंदर अवसर है। हाँ, नेताजी नहीं बनकर जागरूक व्यक्ति घर पर रहते हुए अपने खुद के क्रियाकलापों से दूसरों को प्रभावित करते हुए ऐसे आप काम कर सकते हो। अब हमारा टॉपिक था अनुवांशिकी, जिसको हम आज शुरू करेंगे। इससे पहले का चैप्टर हमने पढ़ा था मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हमारा कक्षा 10वीं का तीसरा चैप्टर अनुवांशिकी, मेंडल और मेंडल के प्रयोगों से संबंधित हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर प्रमुख परिभाषाओं को आज लिख देते हैं। उन परिभाषाओं को आपको भी अपने इस चैनल को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए कॉपी के अंदर लिखनी है, और जो लिखा रहा वो सब बातें आपको किताब में भी आराम से मिल जाएगी। आपका प्रयास ये होना चाहिए जो मैंने लिखा है उसको आपने पढ़ लिया। इसके अलावा YouTube ज्ञान का भंडार है, आप अनुवांशिकी शब्द लिख के और भी सर्च करो, अपने स्तर पर देखो। तो एक बात बता देता हूँ, अभी जो माहौल चल रहा है इस माहौल में वही व्यक्ति सक्सेस है जो खुद की तैयारी खुद के बलबूते पर करे, बिना किसी टीचर के, बिना किसी भी मार्गदर्शक के भरोसे रहते हुए अपना सिलेबस खुद तय करे, खुद ही बनाए कि मुझे इतने परसेंटेज बनाना। क्योंकि सरकार चाह कर भी खोल नहीं पा रही इसको। 1 तारीख आ रही है, 1 नवंबर का बोला था चला गया, 1 दिसंबर आ रहा है, 2 दिन बचे।
और अभी तक स्कूलों को लेकर किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं है। उल्टा धारा 144 ने 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो सरकार देख लो, जनसंख्या अनुपात में सभी प्रयास एक सीमित साधन बनकर रह गए। तो अब हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने घर पर बैठ के अपने इस बोर्ड की कक्षा को कैसे एक अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सके, यह आप सबको अपने खुद के प्रयास करने। कटु सत्य है, गीताधाम का ऑनलाइन चैनल तिवरी क्षेत्र के आसपास के सभी स्कूलों के लिए मैं बता देता हूँ कि एक संदेश है कि कोशिश करें तो हो सकता है। और हम सब खुद धन्यवाद देते हैं गीताधाम ट्रस्ट को, जिन्होंने इस कोरोना काल में हम सबको नियमित रखते हुए ये काम चला। लेकिन आपको भी बता दूं कि ये प्रयास पूर्ण नहीं है जब तक कि आप स्वयं घर पर नहीं पढ़ेंगे। जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो ही ये प्रयास सफल होंगे। तो देखते हैं अनुवांशिकी के बारे में क्या है, कुछ परिभाषा में लिखा हूं, आप भी लिखें और उन परिभाषाओं को पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखें क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा, लिखते रहे आप भी अपनी कॉपी के अंदर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का, अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। से अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकता क्या है। तो सीधी सी बात है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव में मनुष्य है, प्राणी मात्र है, गाय भैंस वगैरह सब कुछ जो सजीव सांस लेते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता मतलब मेरे अंदर मेरे पिता के गुण मिलेंगे मैं अपने दादा का सिमिलर हो सकता हूँ, दादा के चाल चलन जैसे मेरे में हो सकती है, या किसी गाय को देखते हैं तो उस गाय के अनुवांशिकता बनता है। जैसे कि कहते थे पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते पूंछ से बढ़ गई। ठीक है, तो काफी सारी अनुवांशिकता है, यह अनुवांशिक विभिन्नताएं कि भाई अपने पूर्वज से अपने अंदर कौन सी विभिन्नताएं आ रही हैं, उन सब के बारे में अपन देख सकते हैं। तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। तो अनुवांशिकी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग पेटसन ने किया था। वैज्ञानिक का क्या नाम था, पेटसन, 1905 में। तो इसमें आप देखो अनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक, क्या बोलते हैं, जेनेटिक। जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, जेनेटिक लिखे या अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, पेटसन ने 1905 में किया। पेटसन ने कौन से ईयर में बताया था, 1905 में किया। ठीक है, उन्होंने उस समय बताया था कि अनुवांशिकी शब्द के बारे में बताया था, या जीव जंतुओं की विविधताओं और उसके अनुवांशिक लक्षणों को अनुवांशिकी शब्द से परिभाषित किया था। फिर देखो आगे क्या होता है,
अनुवांशिकी लक्षणों का, नेक्स्ट देखो, अनुवांशिकी लक्षणों का, अनुवांशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी का मतलब माता पिता, ठीक है, समझ गए। जनक पीढ़ी से संतति मतलब पुत्र पुत्री, हम लोग जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण, संचरण, ठीक है, संचरण वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? संचरण वंशागति, वंशागति कहलाता है। अनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी, जनक मतलब माता पिता से संतति पीढ़ी मतलब पिता पुत्र कोई भी, जैसे गाय भैंस है उनके अगली संतति के अंदर संचरण होता है, उससे वंशागति, वंशागति को हेरिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। कई बार हेरिडिटी शब्द मिलेगा, कई बार अनुवांशिकी की जगह आपको जेनेटिक शब्द मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो वंशागति शब्द है ये किसने दिया था? तो ये भी लिखो, वंशागति शब्द का प्रतिपादन, वंशागति शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। कौन से वैज्ञानिक थे? स्पेंसर। सबसे पहले उन्होंने स्पेंसर ने वंशागति के बारे में बताया। स्पेंसर ने 1863 में, कब किया? 1863 में किया, ठीक है। तो उन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन किया। हेरिडिटी कहें या अनुवांशिकी कहें, ये शब्द के स्पेंसर ने 1863 में दे दिया था। तो इस प्रकार वंशागति की ये परिभाषा है जिसको हमें देखना भी है और एग्जाम में इससे संबंधित हमें क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि वंशागति को समझाइए। तो ये आपके वंशागति के बारे में कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। और अनुवांशिकी के अंतर्गत जो जेनेटिक शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले पेयरसन ने 1905 में किया था। और वही अनुवांशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी मतलब माता पिता से संतति पीढ़ी में संचरण वंशागति कहलाता है। वंशागति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने 1863 में किया था। तो इस प्रकार आपके अनुवांशिकी चैप्टर को जो हम शुरू कर रहे हैं उसका ये शुरुआती टॉपिक है जिसको हमें ध्यान से देखना है। अब हम इसमें आगे की कड़ी में जो पढ़ेंगे वो मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? मेंडल ने एक पादरी के रूप में अपने जहाँ चर्च था उस चर्च के अंदर जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को उद्यान मंडल के ऊपर प्रयोग किए थे। उद्यान मंडल के ऊपर उसने प्रयोग कितने साल तक किए थे, फिर कैसे उनके मेंडल के प्रयोगों को विश्व के अंदर पहचान मिली, किस प्रकार आगे बढ़े, फिर मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों प्रयोग में लिया, मेंडल के प्रयोगों के सफल होने का क्या कारण था, ठीक है। और वर्तमान समय में अनुवांशिकी के अंदर जितने भी प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, जितने भी सफलता मिली है, इन सब में मेंडल का प्रमुख आधार है। आज की जो विज्ञान है वो मेंडल के प्रयोग के ऊपर ही निर्भर है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेंडल के बारे में देखेंगे मेंडल ने किस प्रकार एक प्रयोग के माध्यम से एक सफल वैज्ञानिक के रूप में वो अपने जीवन के अंदर रहे थे और उनके प्रयोगों को उसके बाद के वैज्ञानिकों ने कैसे पहचान दी थी। वर्तमान समय में क्या होता है, काम कोई और करे, नाम कोई और कर रहे, लेकिन उस समय वैज्ञानिक ऐसे भी हुए थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों को पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि हम कुछ नहीं है, इन प्रयोगों को वैज्ञानिक मेंडल ने कर दिया और वो इसको पहचान देने में सफल हो पाए। लेकिन उनके मरणोपरांत उनके प्रयोगों को इतनी पहचान मिली कि वो उस समय से लेकर आज 200 सालों बाद भी जीवंत है। हर किताब हर बुक के अंदर हम मेंडल को पढ़ते हैं और मेंडल के प्रयोगों को शानदार तरीके से देखते भी हैं। तो हमें भी इस चैप्टर में मेंडल के प्रयोगों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। और आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, आप आज ही ये वीडियो आप जब देखोगे इसके बाद बैठ के पूरे पाठ को पढ़ लो
ताकि जब मैं बोलूंगा उस समय पृथक्करण का नियम क्या है, स्वतंत्र अपवन क्या है, ठीक है, लाल हरे झुर्रीदार पौधे, लंबे पौधे, बौने पौधे, उनके अंदर आने वाले फल फ्रूट के कलर किस प्रकार बदलते हैं, इन सब के अंदर अपन शानदार तरीके से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका एक काम है, एक होमवर्क है कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे।